जैसे ये नाम है ना, वैसे ही कुछ सफोला एक्सप्रेस टाइप हम कुछ चलाएंगे, ठीक है। अब बेटा करिए अपनी नोटबुक को बंद। यस एवरीबॉडी, बेटा किताब बिल्कुल बंद कर लीजिए, नोटबुक बिल्कुल बंद कर लीजिए। सिर्फ अभी आपको रिवाइज करना है। बेटा हमने लास्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था और हमने कुछ क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, है ना। तो बेटा हमने क्या कहा था, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी कुछ कुछ मसल्स का यूज होता है। मेन मसल्स होती है हमारी डायाफ्राम, जो डोम शेप होती है बेटा, और ये डोम शेप जो डायाफ्राम होती है मैम, इसका मेन रोल होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मसल्स होती है जो हमारे रिब्स और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स बेटा, है ना। और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो दो, अच्छा हमने सिर्फ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ा था, ये हमने वो भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो कोई बात नहीं, एक बारी उसको भी रिवाइज कर लेते हैं अगर, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन ही तो हो रहा है। तो बेटा एक होती है हमारी डायफ्राम, एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम बेटा कोई भी ब्रीदिंग करते हैं ना, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग हो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, एक ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है बेटा, वो कॉन्सेप्ट है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। कोई बात नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज कर लो, ठीक है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, ये बात मुझे समझ आ गई। तो मुझे इनहेल करना है तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैम कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा अगर ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है तो अंदर का प्रेशर चेंज करना है। अगर ब्रीद इन करना है तो अंदर का कम करना है, अगर ब्रीद आउट करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है, जिसके लिए हम मसल्स को यूज करते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से ही तो बेटा मूवमेंट, जैसे मैं अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर रही हूँ तो मसल्स की तो कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स की मूवमेंट हो रही है। मैं हाथों की मूवमेंट कर रही हूँ, किसकी मदद से हो रही है बेटा, मसल्स का यूज करके हो रही है। तो बेटा इन्हीं मसल्स का यूज करके हम अपनी बॉडी के अंदर ना वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को चेंज करते हैं। मैम वॉल्यूम क्यों चेंज किया था, प्रेशर को चेंज करने के लिए? नहीं सारा बेटा ऐसा नहीं है। तो हम बेटा वॉल्यूम चेंज इसलिए करते हैं बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर लूंगी तो मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा। इनहेलेशन करने के लिए मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो डोम शेप से फ्लैट हो गया था। वॉल्यूम इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियरली, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम इनसाइड, है ना। और इसी तरीके से मैंने इनहेलेशन करने के लिए ही बेटा रिब्स के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी डॉर्सो वेंट्रली, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम इनसाइड। इनहेल करने के लिए मैंने जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक्सहेल करने के लिए बेटा मैं उन्हीं मसल्स को रिलैक्स कर दूंगी। अगर मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को बढ़ाया था, अब मैं डायाफ्राम को बेटा रिलैक्स कर दूंगी तो वापस से मैम वॉल्यूम डिक्रीज हो गई एंटीरियर पोस्टीरियरली, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। मैम रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रिब्स और मेरा चेस्ट बाहर गया था। अब मैंने उनको वापस से रिलैक्स कर दिया तो रिब्स एंड स्टर्नम अंदर आ गए, अंदर आ गए बेटा। तो फिर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, डॉर्सो वेंट्रली वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। ये बात सबको समझ में आया? यस एवरीवन, ये बात सबको समझ में आई? यस एवरीवन। इसी तरीके से ये तो मैम नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन था, इसमें हमने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज नहीं किया। और जो हमारे एब्डोमेन, ये हमारा एब्डोमेन एरिया है बेटा, यहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स, तो हमने एब्डोमिनल मसल्स का भी अभी यूज नहीं किया है। बट मैम जब हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है तो उस केस में हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके भी फोर्सफुली इनहेल या फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, जिनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है। इसीलिए हमने स्टिक टू एनसीईआरटी वाला बेटा आपको बताया था ना, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एनसीईआरटी के अराउंड ही कंटेंट को रखना है, इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है। ये बात समझ में आ गई। अब आती हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में, एक बार आपको क्विकली रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि कैपेसिटीज में हमने तीन ही कैपेसिटी पढ़ी थी और तीसरी वाली कैपेसिटी मैंने कहा था कि मैं वापस से आके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हालांकि मैं समझती हूँ कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, नहीं आए होंगे वो तो बहुत ही गलत बात है बेटा। फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी मेरे को ये समझ में आया कि आपको समझ में आया कि नहीं। हालांकि वो डीपीपी का क्वेश्चन है, अगर आपने लगाया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब बेटा देखो हमने पढ़ा था
कि यार स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं जो इनहेल या एक्सहेल कर पा रहे हो, क्योंकि डिवाइस है, आप मुंह में ऐसा करके डिवाइस को लगाते हो तो जिन भी वॉल्यूम ऑफ एयर को तुम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में उस डिवाइस को बोला था आपने स्पायरोमीटर, और उन सारी वैल्यूज को जिनको आप अलग अलग कंडीशन में ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर पाते हो, उन्हें आप बोलते हो बेटा क्या, उन्हें आप बोलते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अलग अलग टाइप की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टाइडल वॉल्यूम से। मैंने इसको समझाने के लिए ग्राफ का भी बेटा यूज किया था, और एक ग्राफ का यूज करके मैंने आपको समझाया था। बेटा इस ग्राफ पे ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं इस ग्राफ को वापस से यूज करूंगी। बेटा आपको याद है ना, सारे बच्चे एक बार मुझे आंसर देंगे, जब मैं ग्राफ को बेटा इतना ऊपर लेके जा रही हूं यहां से यहां तक, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका क्या मतलब था, नॉर्मल इनहेलेशन। इसका क्या मतलब था बेटा, नॉर्मल इनहेलेशन, यस। और जब ग्राफ बेटा इतना ही नीचे आया तो इसको मैंने क्या बोला, नॉर्मल एक्सहेलेशन। इसको क्या बोला, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, और या तो टाइडल वॉल्यूम, सारे बच्चे ये भी लिख रहे हैं, कोमल, तपस्या किसी का नाम भी है, ठीक है, प्रियंका, रितेश, सुकन्या, बहुत सारे बच्चे, श्रुति, कशिश, अनीक, वेरी वेरी गुड एवरीवन। टाइडल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही मैम, टाइडल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे पूछ रही थी कि ग्राफ जब इतना ऊपर गया इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, फिर इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इसका मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन। और जितने भी बच्चों ने इस वैल्यू को टाइडल वॉल्यूम कहा है, बिल्कुल सही कहा है, 100% सही कहा है, क्योंकि मैम ने कहा था कि टाइडल वॉल्यूम मैम वो वैल्यू है एयर की जो आप, हम और आप जो अभी इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, जो हम अभी इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं मैम, वही वैल्यू होती है टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन नॉर्मली इनहेल और नॉर्मली एक्सहेल। और ये बहुत कम होती है, क्योंकि हाँ आप खुद देखो ना, आप जो ये हर वक्त जो ये ब्रीथ कर रहे हो, या आप कितना ही वैल्यू बेटा एयर को सांस ले रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी कम वैल्यू है, पता ही नहीं चल रहा है। सो दिस इज अ वेरी छोटा अमाउंट ऑफ एयर बेटा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। बट अगर मैम मैं 500 ml एक सांस में ले रही हूं या एक्सहेल आउट कर रही हूं, और इसे मैं ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो पर मिनट जो टाइडल वॉल्यूम है, जिसे हम एक्चुअल में मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, या तो बोल दो पर मिनट टाइडल वॉल्यूम कितना आया, या फिर बोल दो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो मैम जब ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 16 टाइम्स, तो ये आती है 6000 से 8000 ml। बट हम मैम बाकी सारे वैल्यू को कभी भी पर मिनट के हिसाब से नहीं निकालते, यूजुअली हम मैम एक सांस की बात करते हैं, एक सांस में, है ना। अगर आपको पर ब्रीदिंग रेट के हिसाब से निकालना है तो आप सिंपल कैलकुलेशन है यार, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतने तो बायोलॉजी वाले कर ही लेंगे ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करके। ये तो मैम हुई टाइडल वॉल्यूम की बात मैम, जो वैल्यू ऑफ एयर हम नॉर्मल सिचुएशन में बिना किसी फोर्स लगाए, बिना किसी के प्रेशर के मैम इनहेल या एक्सहेल आउट करते हैं, इसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना बच्चों। लेकिन मैम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा, अब जैसे अब सुनना बेटा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैंने लिया बेटा नॉर्मल इनहेल, ये मैंने नॉर्मल सांस लिया मैम। नॉर्मल सांस लेने के बाद भी अगर मैं जोर लगा के हईशा दम लगाऊं, अगर मैं दम लगाऊं तो क्या मैं दम लगा के भी कुछ एयर को इनहेल कर सकती हूं? एब्सोल्युटली मैम कर सकते हो, जैसे करके बताओ मैम। एक बार सोचो कितनी ज्यादा इनहेल किया मैंने, तो मैम नॉर्मल वैल्यू के अलावा मैंने इतना वैल्यू ऑफ एयर दम लगा के भी इनहेल कर लिया, इसे मैंने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर अदर देन द नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद जो अतिरिक्त वैल्यू ऑफ एयर मैं दम लगा के इनहेल कर सकती हूं, उसे मैं बोलती हूं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आप देखोगे सारे वॉल्यूम्स में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में, कैपेसिटीज में नहीं, सारे वॉल्यूम्स में बेटा हाईएस्ट वैल्यू जिस चीज की होती है वो होती है इसकी, क्या बोलते हैं, इसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। अब ठीक है मैम, ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब मैंने बात किया कि मैम मैंने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, ये मेरा नॉर्मल एक्सहेलेशन है, या तो टाइडल वॉल्यूम बोल लो या नॉर्मल एक्सहेलेशन। क्या मैम
नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, जिस तरीके से आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद बोल रहे हो, क्या नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी बेटा कोई वैल्यू ऑफ एयर है जो मैं दम लगा के बाहर कर सकती हूँ मैम? एब्सोल्युटली बेटा, आप बिल्कुल दम लगा के कुछ अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आउट कर सकते हो। तो मैम वो वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 सेकेंड टाइम देना। हाँ मैम, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी जो मैं एयर दम लगा के बाहर कर सकती हूं उसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आप करके देखोगे तो आपको खुद फील होगा कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हम करके बाहर करते हैं तो बहुत ज्यादा एयर बाहर नहीं जाती है। इसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बेटा कमी होती है 1000 से 1100। फिर मैंने क्या बताया था बेटा? सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो कुछ तो एयर रह जाएगा तुम्हारे लंग्स में। कितनी एयर रह जाती है बेटा? 1100 से 1200 ml, चाहे जितना जोर लगा लो। और रहना भी जरूरी है बेटा, रहना भी जरूरी है। वो इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि मैम आपकी लंग्स नहीं तो कोलैप्स कर जाएंगी। कुछ तो एयर मैम उन फेफड़ों में रहना ही चाहिए। तो उन फेफड़ों में बेटा आपकी कुछ एयर हमेशा रहती है जो चाहे जितना जोर लगा लो बाहर नहीं जाती है। और ये लाइन गाने की याद रखना, चाहे जितना जोर लगा लो, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी तो आपको गाना लग रहा है, बट बेटा ये गाना एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है चाहे जितना जोर लगा लो उसके बाद भी रह जाती है, यानी तुमने फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया, उसके बाद जो बची वो होती है तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? एक पॉइंट हमने पिछली क्लास में नहीं लिखा था क्योंकि वो हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा, बट अभी मैं क्योंकि रिवाइज करा रही हूं तो मैं बता देती हूँ, बट लास्ट में लिखेंगे, ठीक है? स्पायरोमीटर से आप क्या करते हो? सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हो एक्सेप्ट बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर निकली थोड़ी। डिवाइस सिर्फ उन्हीं एयर को मेजर कर सकता है बेटा जिन एयर की को इनहेल या एक्सहेल आउट किया जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की कैलकुलेशन की अलग टेक्निक्स होती है बेटा, जो टेक्निक्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसकी कैलकुलेशन की भी बेटा अदर मेथड्स होते हैं। बट रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि बेटा वो वैल्यू है जो तुम्हारे लंग्स में रह जाती है, जब वो रह गई तो उसे स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि स्पायरोमीटर तो किससे कैलकुलेट कर रही है? एनी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन इनहेल्स और एक्सहेल, जिसे इनहेल एक्सहेल किया ही नहीं, जो प्रेजेंट है। सो देयर आर सम अदर टेक्निक्स बेटा, 2-3 टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड to calculate residual volume, but you cannot calculate residual volume directly using spirometer. समझ में आ गया? एक बार मेरे को थम्स अप दे दो। पहले मुझे बताओ, मैम आई सॉ स्पायरोमीटर टुडे। ग्रीष्मा बेटा वेरी नाइस, यस यस। एक बारी बेटा मेरे को थम्स अप दे दो, एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। यस। अब बेटा कैपेसिटीज को एक बारी रिवाइज करें, कैपेसिटीज को एक बारी रिवाइज करें। हाँ, सबसे पहले हमने कौन सी कैपेसिटीज पढ़ी थी बेटा? और तुम ना थम्स अप नहीं भी दे सकते हो ना, तो वो जो दिल बनाए ना लक्ष्य के स्टूडेंट्स, उन्हीं दिल पे रिएक्ट करते हैं, तो दिल पे रिएक्ट करके बता देते हैं, थम्स अप पे रिएक्ट करके बता देते हैं, वो तुम्हारे लिए सबसे इजी है, मेरे को भी समझ में आ जाएगा फिर, है ना? फिर हमने पढ़ा बेटा कैपेसिटीज। हमने कहा वॉल्यूम्स के ही मैम एडिशन से अलग अलग कैपेसिटीज बनती हैं। कैपेसिटीज अलग से एज सच कुछ नहीं है, इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनती हैं, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईसी। और बेटा याद रखो इन सब में डेफिनेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस इसलिए जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन अगर नहीं पता होगा तो आप ये ग्राफ समझना है और डेफिनेशन समझना है। अगर आप डेफिनेशंस नहीं पढ़ोगे, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन दिया हुआ है, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन दिया हुआ है, आफ्टर टोटल दिया हुआ है, फोर्स्ड दिया हुआ है, ये इस पर्टिकुलर कैपेसिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बेटा अगर आपने क्लास में इतना ध्यान से सुना है ना, तो आपको डेफिनेशन भी कभी नहीं भूलेगी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कभी भी मैं बताती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ एक बंदे की टोटल इनहेल करने की कितनी कैपेसिटी है भाई, वो उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। मेरी कितनी कैपेसिटी है, बोलते हैं ना तेरी पढ़ने की कितनी कैपेसिटी है, भाई मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई कहता है मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, यानी ये तेरी कैपेसिटी है बेटा, मैक्सिमम तेरी कैपेसिटी है, तू इतना पढ़ सकता है। वैसे ही एक इंसान की टोटल बेटा कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है, टोटल कितनी कैपेसिटी है बेटा, टोटल कितनी इनहेल करने की, लेकिन कंडीशन क्या है? अब द amount of the total amount of air that a person can inhale after, ये जरूरी है बोलना, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये बोलना बहुत जरूरी है, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, क्योंकि अगर आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया तो अलग वैल्यू हो जाएगी। मैंने क्या बोला? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन है,
और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन है। अभी मैं आपको समझा देती हूं वापस से। सो बोला जब एक इंसान ने, बेटा मैं ये ग्राफ वापस से बनाती हूं, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। बोला कि एक इंसान की टोटल कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है जब उसने एयर को नॉर्मली एक्सहेल आउट कर लिया है। तो आप हमेशा ऐसे साइड में बेटा ग्राफ बना के देखा करो, आप हमेशा ऐसे साइड में ग्राफ बना के देखा करो। तो एक इंसान की नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद बेटा टोटल कितनी एक्सहेल करने की, टोटल कितनी इनहेल करने की कैपेसिटी है। एक तो मैम ये वाली कैपेसिटी है जिसे हम नॉर्मल इनहेलेशन बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, और एक मैम दम लगा के हैशा वाली, यानी कि एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैम वो कर सकता है और एक मैम टाइडल वॉल्यूम कर सकता है, यानी कि ये दोनों हो गई मिला के बेटा उसकी इनहेल करने की कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। थम्स अप देते रहना, ठीक है। वैसे मैम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है कि भाई एक इंसान की टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेल उसने किया है, उसके बाद वो टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, तो मैम वो कैपेसिटी कहलाती है उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो भाई एक इंसान ने क्या किया बेटा, एक इंसान ने नॉर्मल एक्सहेल किया, ये नॉर्मल एक्सहेल किया। अब मैम टोटल नॉर्मल, सॉरी, एक इंसान ने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल इनहेल करने के बाद उसकी टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है, आप समझ रहे हो। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद, नॉर्मल इनहेल, उल्टा बोल रही थी मैं, नॉर्मल इनहेल करने के बाद उसकी टोटल एक्सहेल करने की क्या कैपेसिटी है, बिल्कुल इसके अपोजिट बेटा। जैसे इसमें कहते हो कि मैम नॉर्मल एक्सहेल बंदे ने किया, उसके बाद टोटल कितना इनहेल किया, इसमें कहते हो नॉर्मल इनहेल किया, उसके बाद टोटल कितना एक्सहेल किया। तो टोटल कितना एक्सहेल किया बेटा, एक टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल किया और एक बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल किया। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इस बंदे ने मैम टोटल एक्सहेल किया, पर शर्त क्या थी कि उसने नॉर्मल सांस लिया था, नॉर्मल इनहेल किया था। आपको मेरी बात समझ में आई, आपको मेरी बात समझ में आई। और बेटा ये याद रखने के ना ट्रिक्स बनाया करो अपने दिमाग में, अभी तो क्लास के साथ साथ सब फ्लो बनता है बट बाद में भूल जाते हो। तो इसकी ट्रिक क्या मैंने तुम्हें बताई कि जब तुम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करोगे तो तुम हमेशा याद रखोगे, हम इंस्पायरेशन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो मैम ने कहा था ये होगा आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, और जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मैम ने कहा था आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। अगर ये बात बेटा समझ में आई तो एक थम्स अप दे दो, ये बात अगर समझ में आ गई बेटा तो एक थम्स अप दे दो। ये आपको लास्ट में एग्जाम हॉल में याद आती है बेटा बातें। एग्जाम हॉल में आसान आसान क्वेश्चन पे भी बेटा बहुत प्रेशर फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है, और ये चीज आपको तभी बेटा मतलब एकदम इंस्टेंट क्लिक करेगी जब आप ये वाली चीजें जो मैम बता रही है वो याद रखोगे, ठीक है। यस, अब हम आते हैं बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें भी रेजिडुअल आ रहा है, इसमें भी रेजिडुअल आ रहा है, तो बच्चे सोचते हैं मैम कंफ्यूज हो गए कौन सा क्या था। तो रेजिडुअल वॉल्यूम में मैम ने कौन सा गाना याद रखने के लिए कहा है, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी कुछ एयर रह जाता है लंग्स में। रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं हमने दम लगा के एयर को बाहर कर दिया, दम लगा के बाहर कर दिया फिर भी कुछ रह गई लंग्स में एयर, उसे हमने बोला था बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। बट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है नहीं भाई, सुनो गौर से सपोला आर्मी, चाहे जितना जोर लगा लो नहीं, वो कहती है कि भाई हमने फोर्सफुल एक्सहेल नहीं किया, हमने कहा कि एक इंसान अगर नॉर्मल एक्सहेल करे उसके बाद भी उसके लंग्स में कौन सी वैल्यू ऑफ एयर प्रेजेंट होती है वो बता दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में सिर्फ एक ही अंतर है बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन द वैल्यू ऑफ एयर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द लंग्स। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मैम मेरे लंग्स में आपके अकॉर्डिंग, बहुत सारे बच्चों के अकॉर्डिंग मैम नॉर्मल एक्सहेल किया तो भी तो मैम रेजिडुअल वॉल्यूम में होना चाहिए ना। नहीं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम तो होती ही होती है, बट आपके लंग्स में एक एयर होती है जो हमेशा प्रेजेंट होती है
और वो एयर होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा प्रेजेंट होती है तुम्हारी लंग्स में। डिफरेंस ये है कि उसे तुम खाली करना चाहो तो खाली कर सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम को चाहो तो खाली नहीं कर सकते। आप खुद बेटा देखो, आज ना कंसेप्ट पे रखते हैं, आप समय मत देखो बेटा। मैं चाहती हूं ना, ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समय देना है तो देना है, मेरे को तुम्हारे दिमाग में ना यहां घुसाना है। आप मेरे को एक आंसर दो बेटा, ठीक है, इट्स ओके। आप मेरे को एक आंसर दो, आप मुझे एक बात ना बताओ ना बेटा, अभी तो हम में से किसी ने भी यार फोर्सफुल, अभी हम लोग नॉर्मल है, अभी अगर मैं तुमसे कह रही हूं कि बेटा तू फोर्सफुल एक्सेल कर सकता है क्या, तो तुम कैसे कर पाए ये बताओ ना, खुद सोच के देखो, तुम कैसे कर पाए बेटा फोर्सफुल एक्सेल। अभी तो किसी ने, कोई नॉर्मल सांस ले रहे हो, सारे बच्चे नॉर्मल सांस लो, सारे बच्चे नॉर्मल सांस लो। अब मैं तुमसे कह रही हूं बेटा, तुमने तो नॉर्मल सांस ले रखी है, मैंने भी नॉर्मल सांस ले रखी है, मैं कह रही हूं बेटा क्या तू फोर्स लगा के एक्सेल कर सकता है, क्या तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि नहीं, ये बता दो, हाँ या ना। कर सकते हो। कहां से आई वो एयर, अगर वो एयर तुम्हारे लंग्स में पहले से थी ही नहीं तो कैसे एक्सेल कर पाए वो फोर्स वाला। अगर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूं, इसे बनाना मत भाई, उस दिन भी मैंने एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाया था, कैसे कर पाए अगर तुम्हारे लंग्स में वो एयर पहले से नहीं थी, कैसे कर पाए। इससे एक ही चीज तो पता चल रही है भाई, ये रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा से है, इसको चाहे जितना जोर लगा लो बाहर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। पर मैं कह रही हूं कि भैया ठीक है, तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है कि मैम आप कह रहे हो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है मैम, कैसे प्रेजेंट होता है मैम, हम खुद प्रेजेंट करवाते हैं, हम खुद से प्रेजेंट करवाते हैं भाई। अगर तेरे लंग्स में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले से नहीं था, तो जब मैंने बोला कि भैया दम लगा के एयर को बाहर कर, तो तू कैसे कर पाया, कैसे कर पाया। यानी कि आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है। और एक कॉन्सेप्ट और सुनो, एक कॉन्सेप्ट और सुनो, अगर तुमने दम लगा के इसको बाहर कर दिया, क्योंकि इसे तो बाहर किया जा सकता है, ईआरवी को तो बाहर किया जा सकता है ना बेटा, दम लगाया तो बाहर किया। जिस भी सांस में बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को खाली कर देते हो, जब उसके नेक्स्ट टाइम तुम सांस लोगे, जब उसके नेक्स्ट टाइम तुम सांस लोगे बिना किसी दम लगाए, नॉर्मल सांस लोगे, जिस वैल्यू को खाली किया था, सबसे पहले टंकी में नीचे का वैल्यू को बेटा करोगे अंदर, जिस वैल्यू को खाली किया था, जिस वैल्यू को खाली किया था, सबसे पहले टंकी में नीचे का पानी भरेगा ना भाई, पहले टंकी में नीचे का पानी भरेगा जो पहले से था, अगली सांस थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तुमने उससे पहली वाली सांस में उस वैल्यू को बाहर निकाल दिया था। अगली बार जब सांस लोगे तो पहले उसको भरोगे जिससे खाली किया था, फिर उसे भरोगे जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें बुक में एक्सप्लेनेशन इस तरीके से नहीं मिलेगा बेटा, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे रटना नहीं है। इसीलिए क्लास में भले ही बेटा मुझे 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लगे, पर सेटिस्फैक्शन तभी आएगी जब तुम्हारे यहां सेट हो जाए ये बात कि नहीं मैंने रटा नहीं है, मैंने इसे समझाया, मैम ने पूरा समझाया इसे। हाँ बता दो, यस और नो, यस और नो, चमक गया कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है कि भाई मैंने नॉर्मल एक्सहेल किया। अब बेटा बताना, जब मैं नॉर्मल एक्सहेल कर रही हूं तो मैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर कर दे रही हूं, है ना। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स इज दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक डीपीपी का क्वेश्चन था, पहले तो इसका आंसर आप लोग दो। वैसे तो मैंने अभी जो समझाया वो यही चीज समझाई है मैंने, जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया, बाकी मैं पोल कर रही हूं, अदरवाइज आप कमेंट्स में आंसर देना। मैंने यही कॉन्सेप्ट अभी अभी तुम्हें समझाया, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया, फिर भी तुम एक बारी और देख लो, और मैं एक पोल करा रही हूं। अगर इन केस तुम्हें पोल में आंसर देना है तुम पोल में आंसर दो, ठीक है, और इन केस अगर तुम्हें बेटा नॉर्मल आंसर देना है तुम नॉर्मल आंसर दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। यस, if a person exhales out forcefully by applying all his efforts,
व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। आराम से सुनो, आराम से बोला। अब मैं कह रही हूं, अब बेटा ध्यान देना, मैं भी लंग्स बना रही हूं और तुम उसमें आंसर दो। मैं यहां लंग्स बनाती हूं, ये लंग्स है। मैम की एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मैम ने क्या कहा, मैम लंग्स में एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है और एक वैल्यू और रहती है, अगर मैंने दम लगा के एयर को बाहर नहीं किया है तो मैम ये वाली वैल्यू भी हमेशा मेरे लंग्स में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम टोटल मिला के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं बेटा जी। यस। अब इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ पर्सन एक्सहेल आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट्स, बोला दम लगा के सारी एयर को बाहर कर दिया, यानी कि बेटा इसने नॉर्मल भी सांस ली होगी ना, नॉर्मल सांस में इसने टाइडल वॉल्यूम को भी इनहेल किया होगा जब इसने नॉर्मल सांस ली होगी। अब बोला इसने दम लगा के सारे एयर को बाहर कर दिया। आप मुझे बताओ जब ये दम लगा के सारे एयर को बाहर कर देगा सबसे पहले क्या क्या खाली होगा, जल्दी बताओ। ऐसे डायग्राम बेटा तुम्हें अभी तो लग रहे होते छोटे बच्चों जैसा बना रहे हैं, बट ये जरूरी होता है। ये आरवी है, इसने दम लगा के एयर को बाहर किया तो सबसे पहले किसे बाहर किया होगा, फर्स्ट कौन सी एयर बाहर जाएगी, टीवी या ईआरवी, सबसे पहले कौन सी एयर बाहर जाएगी, टीवी या ईआरवी, सबसे पहले तो टीवी बाहर जाएगी, टीवी एक्सेल आउट, बोर्ड को सबसे पहले मौत आती है। फिर क्या बाहर जाएगी मैम, ईआरवी, क्योंकि ईआरवी भी मैम बाहर जा सकती है, वो अलग बात है, जाती नहीं है जब तक दम नहीं लगाते। पहले टीवी बाहर गई फिर ईआरवी बाहर गई। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट एनी एफर्ट। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या बताया, उसकी अगली सांस में बिना दम लगाए, अगली सांस में बिना दम लगाए जब वो सांस लेगा तो मैम बताओ वो कौन कौन सी वैल्यू को सांस लेगा। तो बेटा सबसे नीचे की टंकी को पहले भरेगा, यानी कि जब अगली बार वो सांस लेगा तो पहले तो मैम टंकी खाली की थी उसे सबसे पहले भरेगा और मैम उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को भरेगा। क्या इसमें किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं क्लास में आपके डिस्कस करूं और मैंने इसके कॉन्सेप्ट को भी अभी बताया। चलो 53% बच्चों ने सही आंसर दिया। ये डी आंसर कितने बच्चों ने क्यों दिया है, अब मैं बताती हूं ये डी आंसर क्यों दिया है। किसी सपोले को ये समझ में आया, ये जो 28% सपोले हैं इन्होंने डी आंसर क्यों दिया है, कोई मुझे बताएगा। इस क्वेश्चन में बस एक वर्ड चेंज करूंगी तो आंसर डी आ जाएगा, एक वर्ड चेंज करूंगी तो आंसर डी आ जाएगा। पर ये 54% बच्चे करेक्ट है। सत्यम, लक्ष्मी, शुभम, रुद्र, मिताली, आदित्य, सौरभ, सैम, गरिमा, विवेक। मुझे बताओ ये 28% बच्चों ने आईआरवी को भी क्यों इंक्लूड किया है, जल्दी बताओ, कोई मुझे बताओ आईआरवी को। यस सोनी, किसका आया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अगर बेटा इसमें ये दिया होता ना इमीडिएटली अंडर द कंडीशन अप्लाइंग फोर्स, अगर फोर्स लगा के एफर्ट लगा के वो सांस लेता, उसी के बाद अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सांस लेता, शाबाश। जितने बच्चों ने बेटा, जितने भी बच्चों ने इस बात को समझा है ना, अपनी पीठ जरूर थपथपाओ बेटा, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन में वो चीज पकड़ पा रहे हो जिससे आंसर ये बन जाए, जिससे आंसर ये बन जाए, बेटा जरूर अपने आप को शाबाशी देना। अगर क्वेश्चन में ये होता कि बताओ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली बट बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा एफर्ट, तो क्या आंसर होता, तो आंसर होता मैम ईआरवी वो इनहेल करता, टीवी भी वो इनहेल करता, और क्योंकि एफर्ट लगा के इनहेल किया है तो आईआरवी भी इनहेल करता, लेकिन उसने एफर्ट नहीं किए, एफर्ट नहीं किए तो आईआरवी इनहेल नहीं किया। शानदार, यस एवरीबॉडी, थपथपा दिया पीठ। अब बेटा मुझे भी सेटिस्फैक्शन है कि आपको एफआरसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपको ये क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आज तक नीट एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से नहीं आया है। सीधा उठा के डेटा दे दिया है, सीधा उठा के डेटा दे दिया है बेटा, सीधे, वेरी इजी। लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया तो आपको इजी में तो डिफिकल्टी होगी नहीं, डायरेक्ट अगर डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, अब बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में दो कैपेसिटीज बची हुई है, तो नंबर 4 हम करते हैं जिसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में और टोटल लंग कैपेसिटी में भी बेटा सिर्फ एक शब्द का अंतर है, एक शब्द चेंज किया पूरा अर्थ चेंज हो गया। वाइटल कैपेसिटी जिसे हम वीसी भी कहते हैं,
जिसे हम वीसी भी कहते हैं। यस यस, ठीक है। आंसर क्या था उस क्वेश्चन का? आंसर था बेटा ये ऑप्शन सी,